सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 30 मार्च, और आज हम 30 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 29 मार्च के करेंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, अभी जो तीसरे नंबर के नॉर्थ ईस्ट गेम पे जो कि अभी संपन्न हुए कहाँ पर, तो नागालैंड के अंदर। और इसमें चैंपियन कौन बना था ओवरऑल, तो ये मणिपुर बना था। जुलाई 2024 में महिला क्रिकेट T20 जो एशिया कप है, इसका आयोजन अब कहाँ पर होने जा रहा है, तो श्रीलंका के अंदर। हाल ही में बस जीरो दिया माई फे इनको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है, ये बने थे भी सेनेगल के। लुइस मोंटेनेग्रो ये भी पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने लगातार 4 अपॉइंटमेंट पढ़े थे। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, इसके भी नए महानिदेशक ये कौन बने थे, नाम है इनका पीयूष आनंद। राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके प्रमुख किसे बनाया गया था, सदानंद बसंत दाते को। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि BPRD, इसके महानिदेशक कौन बने थे, राजीव कुमार शर्मा। और अभी केंद्र सरकार ने जो CBI है यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो संयुक्त निर्देशक है जिनका नाम है सुप्रिया पाटिल, इनका भी कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है, तो 1 साल के लिए। 26 मार्च को आपका हर साल मनाया जाता है पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी। अभी नीरज चोपड़ा साहब को एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला अभी पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश ये कौन सा बन गया है, तो ये बन गया साथियों थाईलैंड। लेकिन ये ओवरऑल एशिया के अंदर तीसरा देश बना है। अच्छा, ये तीसरा देश बना है एशिया के अंदर, तो बाकी के पहले 2 कौन है, तो पहला था साथियों ताइवान, जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया था। दूसरा था आपका नेपाल, और अब तीसरा कौन सा बन गया है एशिया के अंदर, तो ये बन चुका है थाईलैंड। लेकिन ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का अभी ओवरऑल विजेता कौन बना है, चाहे पुरुषों में बात करें या फिर महिलाओं में, दोनों में जो चैंपियन बना है ओवरऑल यह हरियाणा बना है। अब आज का पहला प्रश्न देखिए, जो कि आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहने वाला है। अभी IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर ये किस टीम ने बनाया है, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सनराइजर हैदराबाद ने। दरअसल साथियों जो सनराइजर हैदराबाद है, इसने अभी IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इसने जो सबसे बड़ा टीम स्कोर है ये किसके खिलाफ बनाया है, तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ इसने मात्र 20 ओवर के अंदर 277 रन बनाए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। अच्छा साथियों, इससे पहले ये रिकॉर्ड है ये किसके नाम था, तो इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नाम था, जिसने पुणे वॉरियर इंडिया के खिलाफ 263 रन का स्कोर बनाया था 2013 के अंदर। और अब ये जो नया रिकॉर्ड है ये किसके नाम हो चुका है, तो सनराइजर हैदराबाद के नाम। अब बात करते हैं पहले IPL के बारे में। तो IPL के जो प्रशासक है ये कौन है, तो ये BCCI है। IPL का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो 2008 के अंदर। सबसे अधिक बार IPL का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग ने और मुंबई इंडियन ने। इन दोनों टीमों ने जो है ये 5-5 बार IPL का खिताब जीता है। और अभी IPL 2030 का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो चेन्नई सुपर किंग ने। और यदि आप लोगों से पूछे कि अभी IPL 2024 के सबसे जो महंगे खिलाड़ी हैं ये कौन बने थे,
नाम है इनका मिचेल स्टार्क, जिनको 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया था KKR ने। अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, जो कि मैं आपको कई दिनों से लगातार रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ। अभी जो महिला प्रीमियर लीग है 2024, इसका खिताब किसने जीता था? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने फाइनल में हराया था दिल्ली कैपिटल को। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता था? तो मुंबई ने। फाइनल में किससे हराया था? तो विदर्भ को। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता था सर्विसेज ने। फाइनल में हराया था गोवा को। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये साथ ही फुटबॉल से रिलेटेड है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने। फाइनल में किससे हराया था? तो हरियाणा स्टीलर्स को। पहली बार UEFA महिला राष्ट्रीय लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है स्पेन ने। फाइनल में किससे हराया था? तो फ्रांस को। और UEFA महिला राष्ट्रीय लीग का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। 14वीं सीनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2024 ये किसने जीती है? तो हरियाणा ने। फाइनल में हराया था महाराष्ट्र को। और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ये मैंने आपको आज भी रिवीजन कराए। अभी जो तीसरे नॉर्थ ईस्ट गेम है, जो कि नागालैंड के अंदर आयोजन किया गया था इनका, इसमें ओवरऑल चैंपियन कौन बना था? तो मणिपुर, जिसने टोटल कितने पदक जीते थे? तो 130। 130 में से 52 तो थे गोल्ड मेडल, 38 थे सिल्वर पदक और 40 थे इसमें ब्रॉन्ज मेडल। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीते है? तो हरियाणा ने। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया साथी बेल्जियम के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है ये 21 मार्च को बेल्जियम में आयोजित किया गया था। अच्छा, इसका आयोजन किया किसने है? तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन है ये अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है और बेल्जियम के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन, कार्बन तक पहुंचना और सतत विकासों को बढ़ावा देना। जैसे कि मान के चले जाते हो, एक दिन में जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है उस एक ही दिन के अंदर उस कार्बन को अवशोषित कर लेना। और भारत ने शुद्ध शून्य जो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है ये कब तक का रखा है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 2070 तक। लेकिन विश्व में जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्बन का लक्ष्य रखा गया है ये 2050 तक का रखा गया है। बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो इसका गठन हुआ था आपको 29 जुलाई 1957 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो ऑस्ट्रिया के वियना के अंदर। महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रोसी। और वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 178। अब बात करते साथियों बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है, जो कि आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ये साथी ब्रुसेल्स। बेल्जियम में मुद्रा क्या चलती है? तो यूरो। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नाम है इनका अलेक्जेंडर डी क्रू, जो कि बेल्जियम के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया है, इनका जो संबंध है ये किस संस्थान से रहा है? तो ये साथियों रामकृष्ण जो मिशन है इसके अध्यक्ष थे स्वामी स्मरणानंद। और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। बात करते स्वामी स्मरणानंद के बारे में। तो ये 2017 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने थे। और इनका जो जन्म है ये 1929 के अंदर तमिलनाडु का जो तंजापुर है यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है आदामी गांव, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। बात करते साथ रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1897 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। मुख्यालय कहाँ था इसका? तो बेलूर मठ, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। और इस मिशन का जो नाम है ये आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। और रामकृष्ण जो परमहंस है
ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी कौन सा ऐसा खाड़ी देश है जो कि पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? ये लेने वाला साथी पहली बार सऊदी अरब। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी सऊदी अरब की एक मॉडल है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, नाम है इनका रूमी अलकातानी, और ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में देश से पहली प्रतिभागी होगी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की बात करें 2024 वाले की, तो ये मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। और जबकि अभी जो निकारागुआ की है सैनी पलासियोस, ये मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता बनी थी। बात करते हैं भारत की तरफ से अभी तक मिस यूनिवर्स कौन कौन बनी है, तो अभी तक साथियों मात्र 3 ऐसी महिलाएं जो कि भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनी है। सबसे पहले बनी थी सुष्मिता सेन, जो कि 1994 के अंदर बनी थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर बनी थी लारा दत्ता सन 2000 के अंदर, और अभी रिसेंटली बनी थी 2021 के अंदर हरना संधू, जो कि पंजाब राज्य की हैं। बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो याद रखिएगा अभी जो मिस वर्ल्ड है 2023, इसका खिताब किसने जीता था? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्रिजकोवा ने। बात करें सऊदी अरब के बारे में, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो ये आपके साथ ही रियाद। करेंसी क्या चलती है? तो सऊदी रियाल। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नाम है इनका मोहम्मद सलमान, ये वर्तमान में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मार्च 2024 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो इन तीनों ही व्यक्ति ने लोकपाल के अभी न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जिसमें से साथी जो ऋतुराज अवस्थी हैं, ये विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। पंकज कुमार कौन है? तो ये पूर्व आईपीएस अधिकारी है। और तीसरे इसमें अजय तिर्की। इन तीनों ने ही अभी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। लोकपाल के बारे में बात करें तो लोकपाल का साथी अगर आपसे पूछे कि लोकपाल का जो पद है ये लिया कहाँ से गया है, तो स्वीडन से। वर्ष 1809 के अंदर क्या है कि स्वीडन में पहली बार आधिकारिक तौर पर लोकपाल संस्थान की स्थापना की गई थी। और सबसे पहले जो लोकपाल प्रणाली को अपनाया था, ये किसने अपनाया था? तो 1962 के अंदर न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने। बात करें कि भारत में लोकपाल के बारे में, तो भारत में संवैधानिक लोकपाल का जो विचार है ये पहली बार 1960 के अंदर कानून मंत्री अशोक कुमार सेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और लोकपाल और जो लोकायुक्त अधिनियम है ये 2013 में संघ के लिए एक लोकपाल होगा, जबकि राज्य में कौन होता है? तो लोकायुक्त थी। और वर्तमान में अगर आप लोगों से पूछे लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, नाम इनका अजय माणिक राव खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 की एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे जो मजबूत बीमा ब्रांड है ये कौन सा बना है? तो ये साथियों आपको इमेज में ही दिख रहा है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय जीवन बीमा नियामक, यानी कि LIC। अभी LIC क्या है कि वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांड बनकर उभरा है। और ये रिपोर्ट जारी किसने किया है? तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के द्वारा। अब LIC का जो ब्रांड मूल्य है ये 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थित बना हुआ है। बात करते साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में, यानी कि LIC के बारे में, स्थापना हुई थी इसकी 1956 के अंदर। मुख्यालय का इसका तो महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आपके सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2024 में सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है ये कहाँ शुरू किया जाएगा? ये शुरू किया जाना साथी दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी वर्ष 2024 के लिए जो सेना कमांडरों का सम्मेलन है यह हाइब्रिड मोड में दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। और कब से लेकर कब तक? तो 1 और 2 अप्रैल को आयोजित किया जाना है इसका दिल्ली के अंदर। सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जनरल मनोज पांडे, इनके द्वारा की जाएगी। अब बात करते साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन में,
तो अभी जितनी भी कमान है, चाहे उत्तरी पूर्वी कमान के बारे में बात करूँ या फिर दक्षिण कमान की, इनके मुख्यालय के हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर के अंदर है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर। पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये साथी चंडीगढ़ के अंदर। दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि सेंट्रल का? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और प्रशिक्षण जो कमान है यानी कि ट्रेनिंग कमान, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर। नई दिल्ली के बारे में बात करें, दिल्ली के, तो दिल्ली के उपराज्यपाल याद रखिएगा, जो कि अभी कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डोला जात्रा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया साथी पश्चिम बंगाल के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी पश्चिम बंगाल का जो होली है इसको डोला यात्रा के रूप में मनाते हैं। और यहाँ के लोग जो है ये इस दिन को पालकी पर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा की मूर्ति को रखकर पूरे शहर में घूमते हैं और इस दौरान होली खेलते हैं। और ये जो त्यौहार है ये होली से एक दिन पहले फाल्गुन में मनाया जाता है। अब ये महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। जैसे कि अभी बंगस बैरी महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया था? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। लेवेंडर फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसी साथ ही लेवेंडर फेस्टिवल को पर्पल फेस्टिवल के रूप में भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। नुआखाई महोत्सव ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा के अंदर। बोनालू महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो तेलंगाना के अंदर। कैर पूजा महोत्सव ये मनाया जाता है आपका त्रिपुरा के अंदर। बिहू महोत्सव ये मनाया जाता है आपका असम के अंदर। एंथुरियम फेस्टिवल ये मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। और नाडा हब्बा महोत्सव जिसे दशहरा मेला के नाम से जानते हैं ये मनाया जाता है आपका कर्नाटक के अंदर। बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में, मुख्यमंत्री आप लोग जानते ही हैं ममता बनर्जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी रहती हैं। राज्यपाल याद रखिएगा CB आनंद बोस, ये यहाँ के 2023 के अंदर ही नए राज्यपाल बने थे। और राजधानी में आपको बता चुका हूँ कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है ये कोलकाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश के एम्पायर जिनका नाम है शरफुद्दौला इब्न साहिद ये पहली बार ICC के एलिट पैनल का हिस्सा बने हैं? तो इस साथ ही बांग्लादेश की एम्पायर है और ये पहली बार ICC का जो एलिट पैनल है इसका हिस्सा बने हैं। और अगर आप लोगों से पूछे किसमें भारत की ओर से ICC का जो एलिट पैनल है इसमें कौन शामिल हुआ है? तो नितिन मेनन, जो कि लगातार 5वीं बार इस सूची में शामिल हुए हैं। और वे एलिट एम्पायरों के 12 सदस्यीय पैनल में एकमात्र भारतीय हैं। बात करते हैं ICC के बारे में, तो स्थापना कब हुई थी? तो 1909 के अंदर। ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के अंदर। अध्यक्ष कौन है इसके? तो ग्रेग बार्कले। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 108। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज फिलीपींस की मनीला खाड़ी की अभी यात्रा पर गया है? नाम है इसका साथी इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र पहरेदार। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो भारतीय तटरक्षक जहाज है समुद्र पहरेदार ये 25 मार्च 2024 से फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर है। और ये जो समुद्र पहरेदार है ये एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। अच्छा, ये निरीक्षण कहाँ कहाँ का करेगा? तो ये जो समुद्र पहरेदार है ये फिलीपींस के मनीला, हो चिन मिन जो कि वियतनाम के अंदर है, और ब्रुनेई का जो मुआरा बंदरगाह है इनका निरीक्षण करेगा। बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली के अंदर। और इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? नाम इनका राकेश पाल। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम इनके साथ है निधु
सक्सेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भारत सरकार ने क्या है कि अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके एमडी और सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नामित किया है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने साल का होने वाला है? तो निधु सक्सेना का जो कार्यकाल है ये 3 साल का होगा, जो कि 27 मार्च 2024 से प्रभावी होने वाला है। इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो एएस राजीव का। बात करते बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो एक परिवार एक बैंक। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथियों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। आप लोगों से सीधा पूछेगा कि भारत सरकार के द्वारा 13 जो निजी बैंक है इनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 के अंदर। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी साउथ ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स नेशनल प्रीमियर लीग में फुटबॉल खेलने वाली पहली जो भारतीय फुटबॉलर है ये कौन बनी है? और ये भी बताइएगा साथियों कि इनका जो संबंध है ये किस राज्य से है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।